जब कोई व्यक्ति आईएएस बनता है तो उसका एक स्वप्न होता है वो अन्य आईएएस अधिकारियों का बॉस बन जाए। कई लोगों की विश्वसनीयता जीतनी पड़ती है और इस पद को पाने के बाद वो अधिकारी राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी बन जाता है। छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व धारण करने वाले ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। वो धारण करने के लिए विदेश से लाए गए। सारे जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे। जब कोई व्यक्ति आईएएस बनता है तो उसका एक स्वप्न होता है कि वो अपने कार्यकाल में एक ऐसे पद तक जाए जिस पद को पाने के बाद वो अन्य आईएएस अधिकारियों का बॉस बन जाए। और ये बॉस बनने की इच्छा उसे यूं आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए उसे कई बड़े और महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। कई लोगों की विश्वसनीयता जीतनी पड़ती है और साथ ही अपने आप को प्रूफ भी करना पड़ता है। तो क्या है वो पद? वो पद है राज्य के मुख्य सचिव होने का। और इस पद को पाने के बाद वो अधिकारी राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी बन जाता है। और ये पद इन दिनों छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इस नाम से नहीं कि इस पद में नई नियुक्ति हुई है, पर चर्चा का विषय इस नाम से बना हुआ है। इस पद को पूर्व धारण करने वाले ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और वर्तमान में जिन्होंने इस पद को धारण किया गया है वो इस पद को धारण करने के लिए विदेश से लाए गए। क्या है इस पद को धारण करने वाले के नाम और पूर्व में जिन्होंने धारण किया था उन्होंने क्या नया कीर्तिमान स्थापित किया है, वो सब हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम इस मुख्य सचिव के पद से जुड़े सारे जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कैसे होती है, मुख्य सचिव की नियुक्ति किस संवैधानिक नियम के तहत किया जाता है, क्या क्या प्रावधान होते हैं, क्या क्या योग्यता होती है और इसके साथ मुख्य सचिव के क्या क्या शक्तियां होती है और उसे क्या क्या कार्य करने होते हैं। इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि इस मुख्य सचिव से जुड़े पूरे विषय में क्या सवाल आपके परीक्षा उपयोगी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज हम छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के विषय में बात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में विकासशील जी को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जैसे कि आप हेडिंग समझ रहे हैं, विदेश से लाए गए हैं मुख्य सचिव। आपने इनके विषय में कई चर्चाएं भी सुनी होगी और उन चर्चाओं को हम पूरा समझने का प्रयास करते हैं कि हमने ये हेडिंग किस कारण से दिया है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव की नियुक्ति से। छत्तीसगढ़ सरकार ने विकासशील को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, जो कि 13वें नंबर के राज्य के मुख्य सचिव होंगे। ठीक, अब आपके मन में सवाल आएगा कि यह नियुक्ति कैसे हुई। तो यह नियुक्ति जो है वो छत्तीसगढ़ के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिसे सरल भाषा में और बहुत ही सरलता से समझने का प्रयास करेंगे तो गेड कहते हैं। क्या होता है गेड? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है। अब जो विकासशील हैं वो अमिताभ जैन की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? अमिताभ जैन की। अमिताभ जैन वो व्यक्तित्व है जिसने मुख्य सचिव के रूप में 2 नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और उन्होंने क्या क्या नया कीर्तिमान स्थापित किया है हम वीडियो के आगे में आपको उससे बिल्कुल रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले क्या है, अमिताभ जैन की जगह लेंगे, जिनको 30 सितंबर 2025 को रिटायर होना था, परंतु उन्हें 3 माह का एक्सटेंशन मिला। क्या मिला? 3 माह का एक्सटेंशन मिला। तो राज्य सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास यह अधिकार होता है
कि वो विशेष परिस्थिति में अपने किसी भी अधिकारी को 3 माह का एक्सटेंशन दे सकता है। अब 3 माह के बाद अगर केंद्र सरकार चाहे तो वापिस उसे 3 माह का एक्सटेंशन दे सकता है, पर 3 माह के एक्सटेंशन का ही नियम है। ठीक, तो 3 माह का एक्सटेंशन मिला, ये पहला रिकॉर्ड है। पहला रिकॉर्ड ऐसा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी मुख्य सचिव को एक्सटेंशन मिला है। तो पहला रिकॉर्ड अमिताभ जैन के नाम तो ये आ गया कि उनको पहली बार एक्सटेंशन मिला। ठीक, अब ये है कि यह आदेश जो है वो राज्यपाल को संबोधित किया गया, राज्यपाल ने यह आदेश जारी किया है। अब जो विकासशील है वो मुख्य सचिव बनने से पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको सरल भाषा में या शॉर्ट भाषा में एडीबी कहते हैं, ठीक, वहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्य कर रहे थे। कहां पे कार्य कर रहे थे? एशियन डेवलपमेंट बैंक पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्य कर रहे थे। इस चीज को ध्यान रखिए कि वो अभी भी आईएएस अधिकारी हैं और वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्य कर रहे थे। तो मुख्य सचिव बनने के लिए उनको इस भूमिका से हटाया गया ताकि वो नया पद को ग्रहण कर सके। आप लोग समझ गए कि विकासशील जिन्होंने अमिताभ जैन की जगह ली, अमिताभ जैन जिनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिला था, उनके स्थान पर विकासशील को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। विकासशील मुख्य सचिव बनने से पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। तो मुख्य सचिव बनने से पहले उन्हें इस पद से हटाया गया ताकि वो इस पद को ग्रहण कर सके। आपको पूरा सार समझा दिया। अब विकासशील के बारे में कुछ समझते हैं, उनके कैरियर के विषय में। तो उनका जो बैच है वो 1994 बैच के हैं और कैडर जो है वो मध्य प्रदेश का रहा। इस चीज को ध्यान रखिए कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पूर्व में संयुक्त थे 2000 से पहले। तो 2000 से पहले जिसकी भी नियुक्ति हुई वो मध्य प्रदेश कैडर के रूप में हुई, पर 2000 में सभी अधिकारियों को, चाहे वो केंद्र शासन के हो चाहे वो राज्य शासन के हो, उनको यह ऑप्शन दिया गया कि वो अपनी सुविधा अनुसार या अपने पैतृक निवास के आधार पर अपना राज्य चुन सके। तो कुछ लोगों ने मध्य प्रदेश को चुना और कुछ लोगों ने छत्तीसगढ़ को चुना। ठीक उसी तरह विकासशील ने 2000 में छत्तीसगढ़ को अपना कैडर चुना। ठीक, उनकी शिक्षा के विषय में चर्चा करते हैं। उनके पास यूएसए से सार्वजनिक प्रशासन और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन, इन इंग्लिश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट की शिक्षा है, जिसको उन्होंने कहां से ग्रहण किया? उन्होंने सिराक्यूज यूनिवर्सिटी यूएसए से कौन सी डिग्री हासिल की है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ सर्विस से जुड़ा। ठीक, अब उनके पास बिलासपुर और रायपुर में प्रशासन करने का अनुभव है। अब इस चीज को समझिए कि प्रदेश के 2 सबसे बड़े जिले, पहला है रायपुर, दूसरा है बिलासपुर। तो इन स्थानों में जिसे कलेक्टर बनाया जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि ये स्थान बड़े शहर हैं, बड़े जिले हैं और बड़े पॉलिटिकल जिले हैं। तो इन जिलों को जो मैनेजमेंट कर सकता है वो अपने आप में एक बेहतर अधिकारी माना जाता है। तो उनको रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह में कलेक्टरी करने का अनुभव है। अब कलेक्टरी करने के बाद उन्होंने कई विभागों में, सचिवालय में सचिव के पद पर भी काम किया है। ठीक, अब सचिव के पद पर काम किया, उसके बाद वो गए केंद्रीय तैनाती पर। केंद्रीय तैनाती पर क्या किया? केंद्रीय तैनाती पर जल जीवन मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की एक सबसे बड़ी योजना है जल जीवन मिशन, जिसके तहत हर घर में पानी पहुंचाने की, यानी कि हर घर में पेयजल पहुंचाने की योजना है केंद्र सरकार की। ठीक, उस जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर, मतलब
जो एक योजना चल रही है उस योजना के बॉस बना दिए गए। कौन? विकासशील को। उसके बाद फिर केंद्रीय तैनाती से फिर वो चले गए एडीबी में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में। वहां पे उनको क्या मिला? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद मिला। तो मुख्य सचिव बनने से पहले वो एडीबी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। ठीक, अब हम चर्चा करने वाले हैं नियुक्ति का संदर्भ, समय और प्रतिस्पर्धा के विषय में। प्रतिस्पर्धा इस नाम से क्योंकि विकासशील से भी कई सीनियर आईएएस ऑफिसर छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हैं, फिर भी विकासशील को मुख्य सचिव बनाया गया। तो क्या है? पहला तो अमिताभ जैन की सेवा विस्तार। अमिताभ जैन को 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त होना था, परंतु उनको 3 महीने का कार्यकाल विस्तार दिया गया ताकि शासन में निरंतरता बनी रहे। अब निरंतरता बनी रहे का तात्पर्य है कि ज्यादा राज्य में खलबली ना मचे, या उस समय में अधिकारियों को लेकर राज्य सरकार शायद श्योर नहीं थी कि किसे बनाया जाए। इस नाम से ये एक्सटेंशन दिया गया। अब एक्सटेंशन इतना मजेदार था कि अमिताभ जैन को विदाई दे दी गई, फेयरवेल दे दिया गया, उनको नया पद भी दे दिया गया। फिर अचानक से शाम को आदेश आता है कि अमिताभ जैन को 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया। ये बड़े मजेदार कहानी थी जिसे आप फिर कभी हम आपको सुनाएंगे। ठीक, अब अमिताभ जैन का पार्ट खत्म करते हैं, नई नियुक्ति की प्रक्रिया और स्पर्धा पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो नई नियुक्ति की प्रक्रिया के समय कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को नाम सामने आया था। कई वरिष्ठ अधिकारी, जैसे कि कई ऐसे अधिकारी जो भूपूर्व की सरकार पे बड़े पद पर थे, वो सीनियर थे, फिर भी विकासशील को विकासशील को मुख्य सचिव बनाया गया। अब उनके इस चयन को कुछ लोग सुपरसीड का मामला मान रहे हैं। ठीक, सुपरसीड का मामला मान रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे। मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर आप बेहतर तरीके से जानते हैं जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि इनके ऊपर किन किन आईएएस, इनके ऊपर कौन कौन आईएएस अधिकारी थे, किनके नाम की चर्चा भी चल रही थी। ठीक, अब उसके बाद कार्यता ग्रहण क्या है? शील को एडीबी की भूमिका से पहले नियुक्त किया गया ताकि वह मुख्य सचिव के पद पर आ सके। ठीक, अब मुख्य सचिव के नियुक्ति के नियम, प्रावधान और योग्यता, ये महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मुख्य सचिव के लिए क्या प्रावधान है, उसकी नियुक्ति के लिए उसके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संवैधानिक और विधिक स्थिति की, क्योंकि हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम संविधान को समझने वाले लोग हैं, तो हमें यह जानना भी जरूरी है कि कोई भी पद में अगर कोई नियुक्ति होती है तो उसका संवैधानिक आधार क्या होता है। तो पहला तो यह है कि भारत के संविधान में मुख्य सचिव, जिसको इंग्लिश में चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं, इसका कोई सीधा उल्लेख नहीं है। क्या नहीं है? भारत के संविधान में चीफ सेक्रेटरी का कोई सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन यह पद राज्य के रूल ऑफ बिजनेस, जो कि आर्टिकल 166 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, तो आर्टिकल 166 भारतीय संविधान में जो रूल ऑफ बिजनेस है, कार्यों के से जुड़े नियम हैं, तो ये दिया गया है। ठीक, ये उस हिसाब से कार्य करता है। आर्टिकल 166 के 3rd में राज्यपाल अपनी सरकार के कामकाज के लिए नियम, रूल ऑफ बिजनेस बनाएंगे। कौन बनाएगा? राज्यपाल बनाएंगे। अब क्या होता है कि इन्हीं नियमों के तहत मुख्य सचिव को राज्य प्रशासन का सर्वोच्च नौकरशाह माना जाता है। क्या होगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 166 में रूल ऑफ बिजनेस है। ठीक, रूल ऑफ बिजनेस के आर्टिकल 66 के 3 में क्या है? राज्यपाल के पास यह अधिकार होता है कि वो अपने
काम काज के लिए एक सर्वोच्च पद नियुक्त करता है जिसको मुख्य सचिव कहते हैं। और ये जो मुख्य सचिव होता है वो राज्य का सर्वोच्च नौकरशाह होता है। ठीक, अब इसका जो स्रोत है हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब नियुक्ति प्रक्रिया, अब हमने तो ये समझ लिया कि इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है। अब नियुक्ति कैसे होती है, तो सबसे पहला सवाल है भैया कि नियुक्ति करता कौन है। तो नियुक्ति कौन करता है? औपचारिक रूप से नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। लेकिन राज्यपाल के पास किसको नियुक्त करना है ये नाम मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है। और इजी वे में बता देता हूं तो मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल नाम भेजता है कि अमुक को राज्य का मुख्य सचिव बनाया जाए, जिसके बाद राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है। समझ गए कि भैया कौन करता है नियुक्ति? राज्यपाल। किसकी सलाह पे? मुख्यमंत्री की सलाह पे। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर आपस में ये डिसाइड करते हैं कि इस व्यक्ति को हम राज्य का मुख्य सचिव बनाएंगे, जिसके बाद राज्यपाल को वो नाम भेजा जाता है और राज्यपाल उस नाम पर सहमति देता है। अब इसका चुनाव कैसे होता है? अब राज्य के सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स को चुना जाता है। सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी है बैच वाइज, उसको नहीं। जो व्यक्ति राज्य में कई वर्षों से आईएएस के रूप में कार्य कर रहा है, विभिन्न दायित्वों का पूरी निष्ठा और बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया हुआ है, उस व्यक्ति को राज्य का मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। सामान्यतः मुख्य सचिव वही अधिकारी बनता है जिसने विभिन्न विभागों में लंबा अनुभव लिया हो, जैसा मैंने आपको बताया है। इसके बाद जो जरूरी होता है वो होता है मुख्यमंत्री का भरोसा। अब आप इस चीज को समझिए कि मुख्य सचिव वो पद है जिससे होकर मुख्यमंत्री की सभी फाइलें जाती हैं। एक सरल भाषा में कहूं तो आपकी नियुक्ति की फाइल अगर मुख्यमंत्री के पास जानी है तो वो पहले मुख्य सचिव के पास जाएगा। मुख्य सचिव उस पर पूरा पढ़ेगा, उस पर डिटेल रिव्यू देगा। रिव्यू देने के बाद वो मुख्यमंत्री के पास भेजेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री उस पर साइन करेगा। तो ये सोचिए, इतना बड़ा अगर ये पद है तो मुख्यमंत्री का भरोसा होना इस पद के लिए कितना जरूरी हो जाता है। अब ये समझिए कि मुख्य सचिव बनने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। तो पहला तो है कि क्षमता होना चाहिए, प्रशासनिक क्षमता, राजनीतिक नेतृत्व का क्षमता होना चाहिए। उसके बाद आता है चयन। मतलब ये समझिए कि भैया मुख्य सचिव जो होता है वो राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तो उसके पास नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उसे राज्य में अपने सभी अधिकारियों को चलाना है। तो आप ये समझिए कि अगर राज्य में इतने सारे अधिकारी हैं तो उन पर नियंत्रण रखना है और उनको से कार्य लेना है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको सरकार के साथ सामंजस्य बैठाना जरूरी है, क्योंकि शासन और प्रशासन इसी के आधार पर कोई भी राज्य चलता है। तो शासन का अर्थ होता है मंत्रिमंडल और प्रशासन का अर्थ होता है अधिकारी जो इस सिस्टम को चलाते हैं। तो इन दोनों को साथ लेकर जो चल सके, उसके अंदर नेतृत्व क्षमता का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और मुख्य सचिव के अंदर वो नेतृत्व क्षमता होना बेहद आवश्यक होता है। अब कार्यकाल, कार्यकाल से जुड़े भी आपको दो नए रिकॉर्ड बने हैं अमिताभ जैन के नाम पे। पहले उसको मैं बता देता हूं। अमिताभ जैन के पास सबसे ज्यादा समय तक राज्य का मुख्य सचिव रहने का रिकॉर्ड है। 4 साल से भी अधिक समय तक अमिताभ जैन इस पद पर काबिज रहे। इसके साथ ही उनके पास
छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य सचिव हो गए हैं जो कि इनको 3 माह का एक्सटेंशन मिला है। तो ये दो रिकॉर्ड इनके कार्यकाल के नाम पे है अमिताभ जैन के। ठीक, अब मुख्य सचिव का जो कार्यकाल होता है उसका क्या होता है कि कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। जैसे कि सुनील कुजूर जो राज्य के मुख्य सचिव रहे, उनका कार्यकाल 10 माह का रहा। अमिताभ जैन जो सर्वाधिक 4 साल तक राज्य के मुख्य सचिव रहे, तो इनका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता। यह पद टेन्योर फ्री पोस्ट है, जैसा कि हमने चर्चा पे बताया कि भाई एक कोई फिक्स समय नहीं होता, कितने साल तक ही वो इस पद पर रहेगा। मोस्टली वो अपने रिटायरमेंट तक तो इस पद पर रह सकता है, ये बात तो निश्चित है, पर कभी कभी एक्सटेंशन भी मिल जाता है। मतलब ये है तो है कि मुख्यमंत्री की मर्जी पर निर्भर है। मुख्यमंत्री चाहे तो उन्हें जितने साल चाहे अपने मुख्य सचिव के रूप में रख सकता है, और मुख्यमंत्री चाहे कि नहीं भैया आपसे काम नहीं हो पा रहा है, आपसे काम हमारा नहीं जम पा रहा है, तो मुख्यमंत्री मुख्य सचिव को रिलीज कर सकता है। ठीक, जैसे मैंने बताया सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल तक तो वो रह सकता है, लेकिन विशेष मामले में राज्य सरकार उन्हें एक्सटेंशन दे सकती, जैसा कि अमिताभ जैन को मिला हुआ है। ठीक, तो हमने उसके कार्यकाल के विषय में भी चर्चा कर लिया। अब नियम क्या कहता है, मुख्य सचिव के नियुक्ति से संबंधित नियम क्या है, रूल एंड लीगल प्रोविजंस। पहला तो है ऑल इंडिया सर्विस रूल्स, जो कि आईएएस कैडर रूल है। 1954 में आईएएस कैडर का रूल बना, जिसको क्या कहा गया, ऑल इंडिया सर्विस रूल्स। अब इसमें क्या क्या है, राज्य में आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति, पद स्थापन और पदोन्नति, ये इसी रूल के तहत होता है। ठीक, राज्य में किसी भी आईएएस को जो कैडर निर्धारण होता है, उसके अलावा उसे कौन से पद पर कार्य करना है, किस जिले में कार्य करना है, इसका अधिकार राज्य के पास होता है। ठीक, ये राज्य में बता रहा हूं ना, राज्य में आईएएस अधिकार की नियुक्ति, पद स्थापन और पदोन्नति। ठीक, अब ऑल इंडिया सर्विस के रूल नंबर 9 और 10 है। 9 और 10 में क्या है, स्टेट कैडर पोस्ट। ऑल इंडिया सर्विस के रूल नंबर 9 और 10 में स्टेट कैडर पोस्ट पर नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार को है। इसी के तहत मुख्य सचिव जो होता है वो राज्य कैडर की सबसे ऊंची पोस्ट है, मतलब राज्य का सबसे बड़ा नौकरशाह। समझे इस बात को कि मुख्य सचिव का पद राज्य के सबसे बड़े अधिकारी का पद होता है, मैं सामान्य भाषा में कहूं तो। उसके बाद रूल बी है, बिजनेस रूल्स ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 166, इस पर भी हमने चर्चा कर लिया है। बिजनेस रूल्स डॉक्यूमेंट जैसे कि छत्तीसगढ़ शासन का कार्य नियमावली। अब इस नियमावली में यह निर्धारित है कि कौन अधिकारी किस प्रकार का काम देखेगा। और इसी भाषा में बताता हूं कि बिजनेस रूल्स ऑफ द स्टेट, जिस पर हमने पहले भी चर्चा कर लिया है, उसका बिजनेस रूल्स ऑफ डॉक्यूमेंट, राज्य के कार्य नियमावली रहते हैं इसमें, जो कि यह बताता है कि अधिकारी किस प्रकार का काम देखेगा। इसी के तहत मुख्य सचिव को चीफ कोऑर्डिनेटर एंड प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ सीएम का दर्जा दिया जाता है। क्या होता है मुख्य सचिव का, चीफ कोऑर्डिनेटर एंड प्रिंसिपल एडवाइजर, मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार और संयोजक, इसका दायित्व है। अब नियम है टेन्योर पॉलिसी, इस पर भी हमने चर्चा कर ली है। वैसे सामान्यतः किसी भी आईएएस को किसी पद पर रहने के लिए 2 साल की समय अवधि निर्धारित होती है। 2007 में यह नियम आया था जिसके तहत कोई भी आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी 2 साल से ज्यादा किसी स्थान पर या किसी पद पर
कार्य नहीं कर सकता। कुछ विशेष परिस्थिति में कुछ समय कम या ज्यादा हो सकता है, परंतु मुख्य सचिव इस टेन्योर रूल से बाहर रहता है। जब तक चाहे मुख्यमंत्री उसे अपने मुख्य सचिव के रूप में या राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्य करवा सकता है। ठीक। अब योग्यता, जब आप आईएएस अधिकारी के रूप में नियुक्त होंगे या आपको प्रमोशन मिलेगा या आप आईएएस अवार्डी होंगे, तो आपको मुख्य सचिव बनने के लिए कोई अलग सा एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षा नहीं देना पड़ता। यह आईएएस अधिकारियों में से ही चुना जाता है। ठीक। लेकिन इसमें भी कई प्रमुख शर्तें हैं। पहला तो यह है कि आईएएस अधिकारी होना अनिवार्य होता है। अगर आप आईएएस अधिकारी हैं तभी आप राज्य के मुख्य सचिव बन सकते हैं। दूसरी चीज है, आप जिस कैडर के हैं, अर्थात अगर आप छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी हैं तो ही आप उस राज्य के मुख्य सचिव बन सकते हैं। ठीक। डेपुटेशन से भी आ सकते हैं, यह भी एक बड़ा मामला है। राज्य कैडर का अधिकारी होना तो जरूरी है, लेकिन कभी कभी डेपुटेशन में भी आ सकते हैं, परंतु नियम यह है कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक नौकरी जिस कैडर से शुरुआत की, अर्थात जैसे कि विकासशील है, विकासशील छत्तीसगढ़ के ही आईएएस रहे, तो उनको डेपुटेशन में भेजा गया, लेकिन उनको डेपुटेशन से वापस बुलाकर राज्य सरकार का मुख्य सचिव बनाया गया। तो यही नियम ये कहता है कि भैया आपको राज्य का अधिकारी होना जरूरी है। आप डेपुटेशन पे चले गए कोई बात नहीं, लेकिन आपको छत्तीसगढ़ राज्य कैडर का अधिकारी होना जरूरी था। ठीक। वरिष्ठता, आमतौर पर 30 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जिसने आईएएस के रूप में 30 वर्ष की सेवाएं दी है वो इस पद पर काबिज हो सकता है। उसके अलावा विभिन्न विभागों, जिलों और नीतिगत स्तर पर काम करने का अनुभव हो। यह तो मुख्यतः हर आईएएस के पास रहता है कि उसको विभिन्न विभाग हो, चाहे विभिन्न जिले हो, नया कुछ इनोवेटिव काम जो करते हैं उनको पहले प्रेफरेंस भी मिलता है। उसके अलावा है मुख्यमंत्री का विश्वास। मुख्यमंत्री जी का जिसके पास विश्वास है वो आईएएस है, वो मुख्य सचिव बन सकता है। इसके अलावा जो वांछनीय गुण चाहिए, ठीक, कि भैया अगर मेरे को राज्य का मुख्य सचिव बनना है और मैं आईएएस हूं, तो मेरे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो पहला है कि प्रशासनिक कौशल, निर्णय क्षमता, संकट प्रबंधन, राजनीतिक सामाजिक समझ। अब आप इस चीज को समझिए, क्योंकि मुख्य सचिव सीएम का प्रिंसिपल एडवाइजर होता है, समझे। तो जो मुख्य सलाहकार होता है उसके पास राजनीतिक सामाजिक समझ होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन कोई ऐसा निर्णय ना ले जिससे राज्य में अराजकता फैल जाए या कोई राजनीतिक संकट उत्पन्न हो जाए। इसके अलावा उसके पास प्रशासनिक कौशल भी होना आवश्यक है, क्योंकि उसे जिलों को चलाने वाले आईएएस अधिकारी और विभिन्न विभागों के सचिवों को कार्य सुचारू रूप से करे ऐसा बूस्टिंग करना पड़ता है, उनसे रिपोर्ट्स लेनी पड़ती है। इसके लिए उनके पास निर्णय क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक से निर्णय क्षमता नहीं होगी वो कैसे किसी चीज के लिए निर्णय ले पाएगा। इसके अलावा संकट प्रबंधन, जैसे कि कोरोना काल में हम सब ने देखा था कि भैया सबसे बड़ा संकट था, उस समय राज्य के मुख्य सचिव का कार्य होता है कि वो राज्य के सभी प्रशासनिक अमले को संभाल कर रखे, सुचारू रूप से आम जनता तक सुविधाएं पहुंचवाए, क्योंकि ये काम प्रशासन का होता है। इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार के बीच अच्छे रिश्ते होने चाहिए, ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपके राज्य में और केंद्र सरकार में अच्छे रिश्ते नहीं हैं
तो आप कैसे बन सकते हैं, क्योंकि इसका कार्य जो होता है ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना रहता है। उदाहरण छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं। 2020 में अमिताभ जैन 1989 को है मुख्य सचिव बनाया गया था। उसके बाद उन्हें कार्यकाल विस्तार मिला। ये राज्य के इतिहास में पहली बार है। अब क्यों विस्तार मिला? क्योंकि इनके अंदर ये सारे गुण हैं, प्लस इनके राज्य और केंद्र सरकार के बीच रिश्ते अच्छे हैं। ठीक 2025 में विकासशील को 1994 बैच के हैं, उनको भी नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। समझ गए? मुख्य सचिव से संबंधित नियम, प्रावधान और उसकी योग्यता को। सबसे ज्यादा जरूरी है कि राज्य के मुख्य सचिव के कार्य, फंक्शन एंड ड्यूटीज, कि भैया मैं तो मुख्य सचिव बन गया, मेरा अधिकार क्या सिर्फ फटकार लगाना है आईएएस अधिकारियों को, यही है क्या? नहीं, राज्य के मुख्य सचिव के ऊपर बहुत से दायित्व हैं। और क्या क्या दायित्व है पहले उन पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला है, मुख्य सचिव राज्य का प्रशासनिक अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। मतलब अगर राज्य में कुछ भी हुआ तो जिला कलेक्टर के बाद जवाब आखिर में मुख्य सचिव को ही देना पड़ता है कि भैया ये आखिर में क्यों हो गया। उसके बाद यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा का सबसे वरिष्ठ पद होता है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे कहा था कि हर आईएएस अधिकारी का सपना होता है कि वह एक बार न एक बार राज्य का मुख्य सचिव बने। तो क्यों बने? क्योंकि यह सबसे वरिष्ठ पद होता है। अब इसका कार्य जो पहला होता है, राज्य सरकार व राज्यपाल दोनों के प्रशासनिक कार्यों का समन्वय बैठाना। क्योंकि राज्य में दो ही लोग चलाते हैं, एक राज्य सरकार चलाती है और राज्यपाल। इन दोनों के बीच जब तक से समन्वय नहीं बैठाएगा तो शासन कैसे चलेगा? ठीक। अब पहला काम है प्रशासनिक नेतृत्व का, हमने इस पर चर्चा कर लिया। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रधान अधिकारी होता है। वह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जीएडी का प्रमुख होता है, जिसके तहत उसकी नियुक्ति होती है। ठीक। सभी सचिव और विभागीय प्रमुख सीधे मुख्य सचिव को रिपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मुख्य सचिव का ही कार्य होता है कि सभी के कार्य का उसका निरीक्षण करना, उसको समझना, उसको समझाना और कैसे उसे बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जा सकता है। ये सारे काम मुख्य सचिव के होते हैं। किस काम के तहत? उसके प्रशासनिक नेतृत्व के तहत। उसके बाद मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद का प्रमुख सलाहकार होता है। आप इस चीज को सोचिए कि कैबिनेट की जब बैठक होती है तो मुख्य सचिव उस बैठक को कोऑर्डिनेट करता है, अर्थात मुख्य सचिव मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नीति निर्माण, योजनाओं के क्रियान्वयन और शासन संचालन में सलाह देता है। वह मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के निर्णयों को प्रशासनिक स्तर पर लागू कराता है। तो मुख्य सचिव के पास क्या रहता है कि भैया वो मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, इन सब को उनके विभागों से संबंधित सलाह देता है। सलाह कैसी सलाह देता है कि सर ये कार्य है, ये विभाग है, इस विभाग के तहत ये चीज हो सकता है, लेकिन मंत्री उससे पूछे तब। और वही मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के निर्णयों को प्रशासनिक स्तर पर लागू कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि यह राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो इसका नैतिक दायित्व है कि शासन की ओर से जारी कोई भी योजना हो, कोई भी नियम हो, उसे प्रशासन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना, यह काम राज्य के मुख्य सचिव का होता है। कैबिनेट सचिवालय के प्रमुख, सेक्रेटरी ऑफ द कैबिनेट, मुख्य सचिव राज्य के कैबिनेट बैठकों का सचिव होता है। वह एजेंडा तैयार करता है, कैबिनेट के निर्णयों की नोटिंग करता है और उनके अनुपालन की निगरानी करता है। ठीक। तो आपने आए दिन सुना होगा कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पास हुए, कैबिनेट की बैठक में यह नियम लाए गए। तो इन सबका एजेंडा का काम किसका है? मुख्य सचिव का है। मुख्य सचिव इन सब कैबिनेट बैठक का एजेंडा तैयार करता है, सारी चीजों को बताता है। उसके बाद फिर
कैबिनेट में उस प्रस्ताव को पास किया जाता है। उसके बाद पास होने के बाद उसको कैसे आम जनता तक पहुंचाना है, ये काम भी मुख्य सचिव का होता है। क्यों? क्योंकि मुख्य सचिव राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। आगे बढ़ते हैं। समन्वयक, चीफ कोऑर्डिनेटर, राज्य शासन के सभी विभागों में समन्वय करता है। बैठाना जरूरी है क्योंकि सभी विभाग को उसी को चलवाने हैं। अंतर विभागीय विवादों को सुलझाने का कार्य करता है। अब अंतर विभागीय विभाग मतलब समझिए, एक विभाग होता है वन विभाग, एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं, और एक विभाग होता है राजस्व विभाग। कुछ जमीनें जो होती हैं वो वन विभाग की होती है, उस पर भी सरकार का कब्जा है। कुछ जमीनें होती है राजस्व विभाग की, उस पर भी सरकार का कब्जा है। मुख्यतः क्या होता है कि कभी कभी कुछ जमीनों को लेकर वन विभाग और राजस्व विभाग के बीच विवाद हो जाता है कि राजस्व विभाग क्लेम करता है कि ये हमारी जमीन है और वन विभाग कहता है ये हमारी जमीन है। ऐसी स्थिति में राज्य के मुख्य सचिव का कार्य होता है कि उन दोनों के बीच विवाद का निपटारा करवाए। तो एक सरल भाषा में हमने समझाया, संकट आपदा प्रबंधन के दौरान विभिन्न विभाग और एजेंसियों को जोड़कर काम करता है। कोऑर्डिनेटर है तो जोड़कर काम करेगा, जैसे कि कोरोना काल में हमने देखा कि भाई सभी विभागों को जोड़कर कैसे कोरोना से निपटा जाए, ये सारे कार्य मुख्य सचिव को करना होता है। ठीक। उसके अलावा कर्मचारी प्रबंधन और ट्रांसफर पोस्टिंग, कैडर मैनेजमेंट। अब इस चीज को समझिए, राज्य में आईएएस अधिकारी होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, और जिसकी परीक्षा दिला रहे हैं राज्य सेवा, उसके भी अधिकारी होते हैं। अब इन सब की पोस्टिंग, उनको क्या क्या कार्य दिए जाने हैं और कैसे कैसे कार्य दिए जाने हैं, प्लस प्रमोशन, ट्रांसफर, ये सब मुख्य सचिव की केंद्रीय भूमिका होती है। अर्थात ट्रांसफर प्रमोशन की फाइल मुख्य सचिव के पास से ही होकर जाती है। मुख्य सचिव इस पर अपनी राय जरूर देता है, जिसके बाद मुख्यमंत्री उस पर स्वीकृति प्रदान करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सेवा संबंधी निर्णय करता है। ठीक। सामान्य प्रशासन विभाग के तहत ये सब काम होते हैं, जिसमें पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, ये सब होता है। अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में सेतु का काम करता है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच सेतु का निर्माण, राज्यपाल जो कि दूसरे स्टेट के होते हैं तो उन्हें ज्यादा इस प्रदेश के विषय में जानकारी नहीं होती, प्लस एक आईएएस अधिकारी रहते, उन्हें कई लंबा प्रशासनिक अनुभव होता है, और मुख्य सचिव इन दोनों के बीच अपने प्रशासनिक अनुभव और मुख्यमंत्री के साथ अपने कोऑर्डिनेशन के तहत मुख्यमंत्री को यह बताता है कि भैया आपको ये कार्य करना है, जिसके बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देता है, जिसके बाद मुख्य सचिव और राज्यपाल मुख्यमंत्री के बीच एक प्रशासनिक सेतु का काम करता है। समझ गए? तो इस शासन को चलाने के लिए राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। तो उस सहमति आवश्यक है, जो कि सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री, और जिसको बनाकर कौन देता है? मुख्य सचिव। अब मुख्य सचिव का काम ही यही होता है कि वो गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के बीच कोऑर्डिनेशन बना के रखे। उसके अलावा वित्तीय एवं नीति निगरानी, फाइनेंशियल एंड पॉलिसी ओवरसाइट, राज्य के बजट, योजनाओं और वित्तीय अनुशासन पर निगरानी रखता है। राज्य का बजट एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि राज्य के बजट इस नाम से महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में अगर बजट बहुत ज्यादा बेहिसाब कर दिया जाएगा तो भी राज्य कर्जे में आ जाएगा, और कोई भी नीति और नियम बन रहा है या योजनाएं हैं उन पर अनुशासन भी बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं जाता या सही समय से वो सुचारू रूप से जनता तक नहीं पहुंच पाता तो कहीं ना कहीं वो वित्त का नुकसान करता है, योजनाओं को हानि पहुंचाते और सरकार की छवि को धूमिल करता है। इस नाम से उस पर अनुशासन लगाकर
निगरानी करनी पड़ती है, जो कि कार्य मुख्य सचिव का होता है। नीतिगत फैसलों के इंप्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग करता है। ठीक। आपदा प्रबंधन और कानून व्यवस्था, जैसा कि हमने लॉकडाउन में देखा था, एक सबसे बड़ी आपदा थी। प्राकृतिक आपदा हो, महामारी हो या किसी बड़े संकट की स्थिति में मुख्य सचिव राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन का इंसिडेंट कमांडर होता है। कमांडर इन द सेंस कि सेनापति। अब सेनापति का काम क्या होता है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन में भी समन्वय बनाने का कार्य होता है। ठीक। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बनाता है। मुख्य सचिव केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संचार का प्रमुख चैनल होता है। कैसे होता है कि भैया केंद्र से मिलता है जो फंड, उसको योजना और प्रोजेक्ट्स की प्रगति की रिपोर्ट बनाता है। कौन बना के देता है? मुख्य सचिव। योजनाएं कैसे कैसे लागू करनी है, क्या होते, इसका प्रेजेंटेशन कौन देता है? सचिव। केंद्र सरकार से फंड लेना है तो किस किस पर फंड लेना है, ये सब फाइलिंग कौन करता है? मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव का काम बहुत ज्यादा होता है। अब विशेष कर्तव्य क्या होता है? विशेष कर्तव्य है राजकीय प्रोटोकॉल। ठीक। तो अब आप इस चीज को समझिए कि अगर आपके घर में मुख्यमंत्री आ रहे हैं या फिर उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, गवर्नर आ रहे हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य शासन के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है, या राज्य शासन के द्वारा कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, या राज्य शासन के द्वारा उसे विशेष अधिकार दिए गए हैं, उसका बनता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं मिनट टू मिनट, कि भैया इतने बजे मुख्यमंत्री जी यहां जाएंगे, इतने बजे यहां जाएंगे, इतने बजे यहां से आकर इतना बजे अपने घर पहुंचेंगे। तो ये सब काम किसका रहता है? ये सब काम ये सब काम मुख्य सचिव से होते हुए जाता है। वीआईपी विजिट्स, गवर्नर फंक्शन आदि की देखरेख। ठीक है। अब राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों का राज्य स्तर पर संचालन, जैसे कि गांधी जयंती है, अभी राज्य का 25वां साल पूरा होने वाला है, तो वो सब कार्यक्रम का भी प्रोटोकॉल मुख्य सचिव बनाता है। अब निर्वाचन कार्य जो होते हैं, अब आप इस चीज को समझिए, निर्वाचन कार्य में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं, उनके साथ सामंजस्य बैठाकर चलना पड़ता है राज्य के मुख्य सचिव को, क्योंकि चुनाव तो होते हैं, शासन पर लग जाती है आचार संहिता, पर प्रशासन तो सुचारू रूप से अपने कार्य करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव आयुक्त को या चुनाव आयोग को कोई सलाह चाहिए या कुछ चीजों की उपलब्धता चाहिए। उस स्थिति में मुख्य सचिव जिम्मेदार होता है। क्या होता है? मुख्य सचिव ही जिम्मेदार होता है। अब सबसे जरूरी, राज्य के मुख्य सचिव की पावर, अथॉरिटी एंड इंपॉर्टेंस, उसकी शक्तियां, उसके अधिकार और उसकी महत्व। तो इसको भी हम चर्चा करेंगे संवैधानिक विधि की स्थिति में। क्या है? संविधान में प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, जिसको हमने पहले से जान चुका है, लेकिन उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत अधिकार होते हैं। ठीक। भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऑल इंडिया सर्विस रूल 1954 के तहत मुख्य सचिव की नियुक्ति होती है। इस पर भी हमने चर्चा कर ली है। प्रत्येक राज्य में रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस आर्टिकल 166, इस पर भी हमने चर्चा कर ली है। काम काज का संचालन कौन करता है? चीफ सेक्रेटरी। तो हमने इस पर पूरी चर्चा वीडियो के शुरुआत में कर ली है, तो इस पर हम ज्यादा चर्चा फिर से नहीं करेंगे। अब नियुक्ति और पद की स्थिति, सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है, हमने ये भी पढ़ लिया है। उन्हें राज्य सरकार मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल नियुक्त करते हैं, ये भी पढ़ लिया है। वो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। चीफ सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर के बीच में सेतु की भूमिका निभाते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है।
अब इसकी शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। मुख्य सचिव की प्रमुख शक्तियां क्या है? सामान्य प्रशासनिक शक्तियां, राज्य के संपूर्ण प्रशासन का प्रमुख समन्वयक होता है, ये भी पढ़ लिया। विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के तालमेल बैठाता है, ये भी जान लिया। आईएएस आईपीएस राज्य सेवा अधिकारियों की पोस्टिंग, ट्रांसफर और प्रमोशन की भूमिका हमने ये भी पढ़ लिया है। ठीक है। अब मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार होते हैं, ये भी समझ गए। नीतिगत मामलों में मुख्यमंत्री की सलाह देता है, राज्य की योजनाओं, बजट और नीतियों को लागू करवाना है। कैबिनेट सचिवालय का प्रबंधन है। चीफ सेक्रेटरी राज्य की कैबिनेट मीटिंग के सेक्रेटरी के पद पर रहता है, कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन सुनिश्चित करवाता है। वित्तीय और विकासात्मक भूमिका है, राज्य के विकास कार्य कार्यक्रमों और 5 ईयर प्लानिंग अब नीति आयोग आधारित योजनाओं को लागू करने का काम करता है। मतलब राज्य में अगर कोई भी योजना चल रही है तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करवाना है, वो सब जिम्मेदारी मुख्य सचिव की होती है। ठीक। कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा, चीफ सेक्रेटरी राज्य के होम डिपार्टमेंट पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखते हैं। इस चीज को याद रखिए, मुख्य सचिव राज्य के होम डिपार्टमेंट पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखता है। पुलिस महानिदेशक, जिसको डीजीपी कहते हैं, की नियुक्ति और समन्वय में भी योगदान देता है। मतलब जैसे कि जिला में डीएम प्लस एसपी का कॉम्बिनेशन चलता है ना, सेम राज्य में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का कॉम्बिनेशन चलता है। ठीक। सरल भाषा में कहूं, संघ राज्य संबंधों में भूमिका, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में समन्वय करता है, केंद्रीय योजनाओं और फंड को उपयोग की रिपोर्टिंग करता है। तो ये सारा चीज हमने पढ़ लिया है। अब इसका जरूरी होता है महत्व, कि राज्य में मुख्य सचिव का जो पद होता है वो क्यों महत्वपूर्ण होता है। अब किस लिए महत्वपूर्ण होता है, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है टॉप ब्यूरोक्रेट ऑफ द स्टेट। राज्य का सबसे वरिष्ठ और अनुभवी आईएएस अधिकारी होने के कारण उस पर इस जिम्मेदारी को दिया जाता है, तो सबसे ज्यादा अधिकार भी उसके पास होते हैं। दूसरा, कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस, राजनीतिक नेतृत्व बदलने पर भी प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखना। ये सबसे बड़ा उदाहरण है आपका चुनाव के समय। चुनाव के समय आचार संहिता लग जाता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के पास कोई भी निर्णय लेने के अधिकार नहीं रहते। हालांकि मुख्यमंत्री अंतरिम मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करता है। ऐसी स्थिति में राज्य के मुख्य सचिव का कार्य होता है कि वो शासन और प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाए, ताकि आम जनता को कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हेड, योजनाओं और नीतियों के वास्तविक क्रियान्वयन का प्रमुख। क्यों प्रमुख होता है? क्योंकि अगर योजना और नीति आम जनता तक नहीं पहुंचेगी, जिसके कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकार की छवि धूमिल होती है और आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में मुख्य सचिव का महत्व बढ़ जाता है। क्राइसिस मैनेजर, हमने इस पे भी चर्चा कर ली है। आपदा, महामारी, दंगे या प्राकृतिक आपदा के समय राज्य प्रशासन का नेतृत्व करता है। ठीक। उदाहरण है, कोविड-19 के दौरान राज्यों के चीफ सेक्रेटरी ने स्वास्थ्य, आपूर्ति और कानून व्यवस्था का समन्वय किया। ठीक। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी सिंबल, अब इस चीज को समझिए, किसी भी राज्य के मुख्य सचिव को किसी भी सरकार का नहीं माना जाता। अर्थात वो रहता तो राज्य शासन का अधिकारी है, वो रहता तो राज्य का अधिकारी है, पर अगर सरकार बदलती है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलता है या सरकार की पार्टी बदलती है, तो मुख्य सचिव के ऊपर यह आरोप नहीं लगना चाहिए, या मुख्य सचिव के ऊपर यह आरोप नहीं लगता कि वो उस पार्टी का, उस मुख्यमंत्री का या व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति का विश्वास पात्र रहे। अर्थात चीफ सेक्रेटरी से अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक पक्षपात से दूर रहकर प्रशासन को चलाए। उसको ना किसी पार्टी से मतलब होता है, ना उसको चेहरे से मतलब होता है, उसे मतलब होता है सिर्फ सरकार से। ठीक।
अब ये कुछ महत्वपूर्ण डेटाज हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? अरुण कुमार। 31 अक्टूबर 2000 को आधी रात से इनकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव अरुण कुमार। उसके बाद है दूसरी सबसे लंबे अवधि तक मुख्य सचिव कौन रहा है? अमिताभ जैन, 4 साल 3 महीने। अब 4 साल इनका पूर्ण कार्यकाल था और 3 महीने का इनको एक्सटेंशन मिल गया, तो कितना हुआ? 4 साल 3 महीने का इनके पास कार्यकाल है। अब सबसे लंबा कार्यकाल अमिताभ जैन का है, तो सबसे छोटा कार्यकाल है सुनील कुजूर का। ठीक है, सुनील कुजूर मात्र 10 माह मुख्य सचिव के रूप में कार्य किए हैं। तो ये है मुख्य सचिव से जुड़े कुछ प्रमुख डेटा जो हमने आपसे शेयर किया। अब हम चर्चा करते हैं, हमने जितना इस विषय को पढ़ा उस विषय से के लिए उपयोगी प्रश्न क्या है, तो हम उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव का नाम और पद ग्रहण करने की तिथि क्या है। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव का नाम क्या है? विकासशील। ठीक, अब पद ग्रहण करने की तिथि क्या है? 30/2025। ठीक, मुख्य सचिव की नियुक्ति किस अधिकारी के द्वारा की जाती है? तो मुख्य सचिव की नियुक्ति कोई अधिकारी नहीं करता। ठीक, मुख्य सचिव की नियुक्ति मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री आपस में सलाह लेकर राज्यपाल को सुझाव देते हैं कि हमने इनका नाम प्रस्तावित किया है, जिसके बाद राज्यपाल उक्त आईएएस अधिकारी को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त करता है। ठीक, जैसे कि साय सरकार ने विकासशील का नाम प्रस्तावित किया किसको? राज्यपाल को। फिर राज्यपाल ने उस स्वीकृति को अनुमोदित किया और विकासशील को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया। छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव का कार्य अवधि टर्म कितना होता है? निर्धारित नहीं है। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, सुनील कुजूर का 10 माह का रहा और अमिताभ जैन का 4 साल 3 माह का रहा। मुख्य सचिव किस सेवा का अधिकारी हो सकते हैं? मुख्य सचिव आईएएस। क्यों? क्योंकि 30 साल नौकरी जरूरी है आईएएस के रूप में। स्टेट सिविल सर्विस का व्यक्ति 30 साल आईएएस के रूप में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसको 10 से 15 साल ही लग जाते हैं आईएएस अवार्डी होने में। ठीक, मुख्य सचिव के कर्तव्य कौन कौन से हैं, हमने इस पर भी चर्चा कर ली है। ठीक, छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव के अधिकार किस प्रकार राज्य शासन में महत्वपूर्ण है? अब क्यों महत्वपूर्ण है, हमने इस पर भी चर्चा कर ली है कि भैया क्रियान्वयन करता है नीति योजनाओं का, मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच में सेतु का काम करता है। इसके अलावा राज्य का सबसे बड़ा नौकरशाह होता है, उसके पास राज्य के विभिन्न विभागों सचिवालय को संचालन करने की जिम्मेदारी होती है। केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करना होता है। ये कई सारे अधिकार हैं। राज्य सरकार में मुख्य सचिव की भूमिका और मुख्यमंत्री के संबंध में उनकी स्थिति कैसी है? तो ये चीज है कि सबसे पहले चीज तो ये है कि मुख्यमंत्री का भरोसेमंद होना चाहिए मुख्य सचिव को, कोऑर्डिनेशन जमना चाहिए। ठीक, और भी डिटेल है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य सचिव कौन थे और उनका कार्यकाल कब था? तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य सचिव थे अरुण कुमार, जिनको 31 अक्टूबर 2000 को आधी रात में राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया था। ठीक, अब ये मेन से डिटेल प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव की नियुक्ति से जुड़े कानूनी और संवैधानिक प्रावधान समझाइए। हमने पहले स्लाइड पे चर्चा किया था। मुख्य सचिव के कार्य और जिम्मेदारियों को विस्तार से बताइए, हमने ये भी बता दिया है आपको। मुख्य सचिव के अधिकार और शक्ति राज्य प्रशासन में क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मुख्य सचिव के पास 50 काम है जो राज्य शासन को चलाने में मदद करते हैं। छत्तीसगढ़ के पिछले 5 मुख्य सचिवों के नाम, कार्यकाल और योगदान पर प्रकाश डालिए। ठीक, तो
5 मुख्य सचिव, इसका डिटेल मैं आपको शेयर कर दूंगा। राज्य के प्रशासनिक ढांचे में मुख्य सचिव और अन्य सचिवों की भूमिका में क्या विभिन्नताएं हैं, तो एक सरल भाषा में बता देता हूं। अन्य सचिव जो होते हैं वो विभाग के सचिव होते हैं, और मुख्य सचिव होते हैं वो सभी विभागों के जिम्मेदार होते हैं। अर्थात एक जो मुख्य सचिव मान लो किसी विभाग का रहा, जैसे हमने उदाहरण में बताया कि आपका जैसे राजस्व विभाग है और वन विभाग है, इन दोनों के सचिव उस विभाग से पर्टिकुलर संबंधित रहेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच जो है मुख्य सचिव इन दोनों का निपटारा करवाता है, इसलिए हमसे मुख्य सचिव के जो ढांचा है वो अलग हो जाता है। राज्य नीति और योजना निर्माण में मुख्य सचिव की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन कैसे करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन का कार्य मुख्य सचिव का होता है। राज्य शासन की योजनाएं हैं, केंद्र शासन की योजनाएं, उन दोनों को कैसे सामंजस्य बैठाकर क्रियान्वयन करना है। ठीक, सीजीपीएससी परीक्षा में मुख्य सचिव और सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित केस स्टडी पर आधारित प्रश्न, ये अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता और किन नियमों के तहत होता है, तो छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। मुख्य सचिव का पद कोई भी विशेष पद संविधान में नहीं दिया गया है, परंतु आर्टिकल 166 के तहत रूल ऑफ बिजनेस में मुख्य सचिव का जिक्र है, और उसके तहत, इस नियम के तहत उसके मुख्य सचिव की नियुक्ति होती है। मुख्य सचिव का सर्वोत्तम प्रशासनिक अधिकार कौन कौन सा है, हमने ये भी चर्चा कर लिया है कि मुख्यमंत्री और उसके बीच समन्वय बैठाता है, केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बैठाता है। आपदा प्रबंधन की स्थिति में केंद्र राज्य का चीफ कोऑर्डिनेटर हो जाता है। पूर्व मुख्य सचिवों की सूची में ऐसे कौन से अधिकारी जिन्होंने 2 बार कार्य किया है, ऐसे फिलहाल कोई नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार हमने परीक्षा उपयोगी प्रश्न समझे। अब परीक्षा उपयोगी प्रश्न के साथ हमने मुख्य सचिव से जुड़े पूरे चीजों को समझने का प्रयास किया कि राज्य के कौन कौन मुख्य सचिव रहे, उनका कार्यकाल कब तक रहा और क्या क्या उनके कार्यकाल के दौरान विशेष रहा, वो हमने इनमें शामिल नहीं किया गया था। पर हम आपको उसकी डिटेल हमारे युवा 4 समाचार में बिल्कुल साझा करेंगे। ये युवा 4 समाचार हमारे द्वारा आपके करंट अफेयर से जुड़े विषय की जानकारी को बढ़ाने के लिए एक मैगजीन है। ये हर माह छपती है और हर माह नए नए विषयों को लेकर हम आपसे रूबरू होते हैं, ताकि आप त्वरित मुद्दों को बेहतर तरीके से समझ सके, जान सके और परीक्षा में उनका बेहतर तरीके से सटीक जवाब दे सके। और इस माह जो हमने नवीन आर्थिक सुधार जीएसटी 2.0 पर विशेषांक निकाला है, जिसके तहत हम जो नए जीएसटी में रिफॉर्म्स आए हैं, हमने उस पर पूरा एक रिसर्च करके आपसे साझा करने का प्रयास किया है, ताकि परीक्षा में इससे जुड़े कोई भी सवाल आए वो आप आसानी से बना सके। इसके अलावा इस पर हमने विशेष जो आकर्षण है हमने उस पर चर्चा की है, जिस पर हमारे संपादकीय में जो हमारे प्रमुख संपादक हैं या प्रमुख के प्रधान संपादक सौरभ चतुर्वेदी जी के द्वारा जीएसटी 2.0 पर नए आर्थिक सुधारों पर पूरा एक ब्रीफ डिटेल बताया गया है, जिसको पढ़कर आपको समझ आएगा कि नए जीएसटी के रिफॉर्म्स में क्या क्या चेंजनेस आए और क्या क्या सुधार जरूरी थे। उसके बाद नवीन आर्थिक सुधार हमने जीएसटी 2.0 पर चर्चा की। ये वो जीएसटी 2.0 है जिसके तहत पूरी सरकार रोड पर जाकर लोगों से चर्चा कर रही है कि हमने जीएसटी पर सुधार किए तो आपको कितना लाभ हुआ। तो ये लाभ आपको सरलता से इस विशेषांक पर मिल जाएगा। इसके अलावा हमने सफरनामा रखा है। सफरनामा इस नाम से जरूरी है क्योंकि हर एक अधिकारी जब वो बनता है तो वो एक लंबे सफर से होकर आता है, और उस सफर में उसने कई सारी कठिनाइयां झेली होती है, और उन कठिनाइयों को पार करने के लिए उसने जो अनुभव ग्रहण किया वह अनुभव आपके लिए भी उपयोगी होता है, क्योंकि सबका सफर अलग होता है पर सफर में मुश्किलें एक सी मिल जाती है। तो उन्होंने जिस मुश्किल को अपने अनुभव से साझा किया, तो हो सकता है
उनको जितना समय लगा उसको आप बहुत सरलता से उनके माध्यम से दूर कर सकते हैं। इसके अलावा छात्रों की हमेशा एक बड़ी समस्या रहती है कि सर हमको निबंध लिखने में बड़ी तकलीफ होती है। तो निबंध लिखने वालों में जिनको तकलीफ होती है उनके लिए हमारे द्वारा हर माह निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में होती है, जिसके तहत आप अपनी निबंध लेखन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सितंबर माह में भी आपके महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, जो भी घटनाक्रम हुए हैं, हमने उस पर भी चर्चा की। इसके अलावा आपको अन्य राज्य के भी परीक्षा से संबंधित प्रश्न आपसे साझा किए जाते हैं, जो कि सेंट्रल लेवल के होते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पेपर होता है वो 2 स्तर का होता है, आपका एक केंद्रीय, दूसरा स्टेट का। तो अन्य स्टेट में जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपसे हम साझा करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इस बार हमने उत्तराखंड पीएससी का पेपर लिया है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, इस पर भी हमने चर्चा की है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इसको कवर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि विषय सिर्फ राज्य का नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी होता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा पर भी हमने पूरा डिटेल रिसर्च किया है, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश और नेपाल से जुड़े कोई भी घटनाक्रम हमारे लिए राष्ट्रीय मुद्दा होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब रक्षा समझौता, आप इस चीज को ये समझिए कि पाकिस्तान अगर कोई भी कार्य करता है किसी भी अन्य देश में, एशिया से विशेषकर, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत पर पड़ता है। तो इसलिए हमें ये जानना भी जरूरी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो रक्षा समझौता हुआ है, इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बैलेंडियोर पुरस्कार 2025, यूएस ओपन 2025, ये दोनों भी महत्वपूर्ण है। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, आपने इस चीज को सुना होगा कि अमेरिका ने बार बार भारत पर टैरिफ बढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में एशिया के जो प्रमुख देश हैं, जैसे भारत, जापान, चाइना, इन सब का आपसी सहयोग संगठन हुआ है और शिखर सम्मेलन 2025, ये भी आपके इंटरनेशनल रिलेशन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन 2026, ये कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, उसके विषय क्या होंगे, हमने इस पर भी आपको डिटेल इस मैगजीन में दिया है। इसके साथ थैंक यू। तो हमने इस मैगजीन के माध्यम से आप तक पूरी जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया। उम्मीद है आप इस मैगजीन को पढ़कर अपने करंट अफेयर्स को क्विक और इजी वे में पढ़ सकते हैं। आपको उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमने मुख्य सचिव से जुड़े पूरे चीजों को आपसे साझा करने का प्रयास किया, उससे जुड़े प्रश्नों को भी आपसे साझा करने का प्रयास किया। इसके अलावा आपके जहन में और कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, और अगला विषय क्या होना चाहिए इस पर भी हमें सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हमसे जुड़ते रहिए और